जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हमारे कुछ MCQs थे जो कल के लेक्चर में आपने कहा था सर एक दिन और दे दीजिए, हमें असाइनमेंट नहीं करके आए। तो आज हमने उनको डिस्कस करना है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के MCQs। तो सबसे पहले चैप्टर 8 के MCQs अपने सामने रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। Question 8. Which of the following is correct? People with low income have higher average propensity to spend. यानी जिनकी इनकम कम होती है वो अपनी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा खर्च करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? नहीं, जिनकी इनकम कम होती है वो अपनी इनकम का कम हिस्सा खर्च करते हैं। ज़्यादा जिनकी इनकम कम है, ठीक है, उनकी तो शायद सारी की सारी खर्च हो जाती होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्या फौरन ए पे टिक लगा दूं कि शायद जो डी वाली ऑप्शन है इसको सामने रखे बी को भी चेक कर लूं? नेशनल इनकम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्लांट विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम आर इक्वल टू प्लांट इंजेक्शन इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। जे ये कौन कह के गया था कि प्लांट इंजेक्शन और प्लांट विड्रॉल जो है इक्वल होगी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी? केन्स ने कहा था, ठीक है, इंजेक्शन और विड्रॉल इक्वल होगी। और इसी थ्योरी के ऊपर हमने अपना एक मॉडल मैक्रो इक्विलिब्रियम का जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है। वो कौन सा है? कौन सा मॉडल है? वो सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल। सेविंग इन्वेस्टमेंट मॉडल इक्विलिब्रियम का पढ़ा है कि नहीं? मैक्रो कि इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगी। तो सेविंग बेसिकली विड्रॉल साइड से है, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन साइड से है। कुछ नहीं पड़ा। बी क्लियर हो गया कि बी भी ठीक है। सी देख लेते हैं। पीपल विद हाई इनकम हैव अ हायर एवरेज प्रोपेंसिटी टू स्पेंड। नहीं, जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो तो अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। तो इसका मतलब हुआ करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? ए और बी दोनों करेक्ट हैं। तो दोनों पे टिक नहीं लगा सकते, इसलिए डी पे टिक लगाना है। क्लियर हो गया ये? और कोई क्वेश्चन? 6 मेरा भाई, ठीक है। किनको 6 समझाऊं मैं? कल मेरा भाई नहीं आया था ना, मुझे कैसे पता चला भला? कल ये समझाई थी सारी कैलकुलेशन 6। और मैंने खास तौर पे कहा था मैं जो मर्जी बाकी क्वेश्चन में 6 नहीं करना दोबारा। वही क्या भाई, कोई बात नहीं भैया, समझा देता हूँ भाई। और मेरा काम क्या है? और मैं आता किस लिए? आपकी खिदमत करने आता हूँ। खादम हुसैन खिदमत में हाजिर है। नहीं, दिल की बात तो आप समझ ही गए। इन ए गिवन इकोनॉमी आउट ऑफ एवरी एडिशनल ₹1000 ऑफ नेशनल इनकम ₹200 इज टेकन इन टैक्सेस। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स क्या हुआ? 0.2 के 20%, 0.2, and ₹100 is spent on import. Marginal propensity to import 0.1, and ₹500 is spent on domestically produced goods. ये marginal propensity to consume है मेरे भाई, marginal propensity to save नहीं है। ये बंदा जो 1000 रुपये में से 100 टैक्स पे दे रहा है, 200 टैक्स पे दे रहा है, 100 इंपोर्ट पे लगा रहा है, 500 डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे लगा रहा है, ये कितने पैसे बचा रहा है? 200। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हुई? 0.2। तो अब हमने मल्टीप्लायर का फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो कैसे करना है? 1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। 1 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.1। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करनी है, ज़बानी नहीं आपसे हो पाएगी। तो क्या आंसर आएगा? ओके का 12 देख लीजिए। टू आ गया। हाँ, तो मल्टीप्लायर कितना आया? 2। कैलकुलेटर पे एक दफा कैलकुलेशन करके देख लें। 2
तो मल्टीप्लायर है 2, करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। मल्टीप्लायर 2 का क्या मतलब है? अगर 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो जीडीपी या नेशनल इनकम कितने से बढ़ेगी? कितने से बढ़ेगी? 2000 से। 2000 से, बिल्कुल ठीक है। 2000, ये भी ठीक है। ये 6 क्लियर हो गया जी। इसमें और कोई क्वेश्चन? 7, if there is an increase in investment in an economy by rupees 250 million, इन्वेस्टमेंट कितने इंक्रीज हुई? 250 million, and marginal propensity to consume is 3/4, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा टोटल आउटपुट पे? ओवरऑल इफेक्ट के लिए तो मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लायर क्या होगा इस क्वेश्चन में? मल्टीप्लायर क्या होगा? मुझे ये ना बताइए कैसे कैलकुलेट करना है, मुझे बताइए मल्टीप्लायर है क्या? मल्टीप्लायर है 1 over मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट। टैक्स इंपोर्ट ने दी हुई, 0 कर ले। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? 1/4, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 4। कैलकुलेटर में करके देखिएगा, आपसे नहीं हो पाएगा। कर जरा, 1 डिवाइडेड बाय 1/4 करना आता है? क्या है आंसर? 4। हाँ बिल्कुल ठीक है, 4। तो अब एक मल्टीप्लायर 4 है, इन्वेस्टमेंट 250 मिलियन से इंक्रीज हुई, टोटल इफेक्ट कितने का आएगा? 1000 में। शाबाश। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। वो स्टूडेंट कहने लगा सर वो मल्टीप्लायर का जो टेबल था ना, टेबल उसमें जो एंड पे नीचे 2500 आया था वो कैसे आया? वो याद है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1000 से इंक्रीज हुई थी, नीचे 2500 आया था, वो कैसे आया था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई किया था। और जो लेटर राउंड वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर आई थी, ये मल्टीप्लायर वाले टेबल में याद है ये पॉइंट जी। 7 वाला क्लियर हुआ। तो 4 को मल्टीप्लाई किया 250 से, कितने आउटपुट आया? 1000 मिलियन से। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए। क्लियर हो गया ये। और कोई क्वेश्चन? 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन नहीं है। 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड कॉज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर टू फॉल? इनमें से किससे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी? ए फॉल इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो गया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में आता है, मार्जिन पर सेव टैक्स इंपोर्ट आता है? नहीं आता। राइज इन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी नहीं आता। राइज इन मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आता। अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ जाए, मल्टीप्लायर क्या होगा? कम हो जाए, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी ऑप्शन करेक्ट। और कोई क्वेश्चन? 1 से 10 तक नहीं, चलिए 11 से एंड तक, 11 से 16 तक। अच्छा 16 में जो सी है ना, सी, इसमें एक नहीं 2 ऑप्शन थी, वो इकट्ठी हो गई हैं। सी में जो है ना, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹1, इनकम इंक्रीजेज बाय ₹2, इसके बाद आगे फिर इन्वेस्टमेंट दोबारा इंक्रीज हो रही है, ये अगली ऑप्शन है। इसको कर ले डी, और नीचे डी वाली ऑप्शन आ जाएगी ई। ये समझ आए? हैं, आपने पढ़ा ही नहीं होगा, पता नहीं चला आपको गलती है। पढ़ा हो तो पता होता ना कि सर एक ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ गए, ऊपर ठीक ऑप्शन आ गए। तो भाई ये भी तो देखना चाहिए नीचे की ऑप्शन गलत क्यों है। सही कंसेप्ट तो तभी पता चलता है ना, गलत ऑप्शन का भी पता चले, सही का पता चले सही क्यों है, गलत का पता चले गलत क्यों है। हाँ, तो इसमें 16 में करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? बी वाली। मल्टीप्लायर 3 का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट 1 रुपए से इंक्रीज हो तो इनकम कितने से इंक्रीज होगी? 3 रुपए से। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सब अच्छा है, सब आता है।
चलिए फिर नेक्स्ट, कोई आपको ऑप्शन में गलती तो नजर नहीं आई कि कोई ऑप्शन शायद गलत लगी हो? सारी ऑप्शन ठीक लिखी हुई हैं? चलिए मेरा भी ख्याल है। चैप्टर 9, इसमें कोई क्वेश्चन 1 से 50 तक कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते पूछ। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोपोर्शनल टैक्स इज करेक्टली डिफाइंड एज वन इन विच, आगे ब्रैकेट में कुछ उसने एक्सप्लेनेशन लिखे, उसे हमें गर्ज नहीं है, वो चाहे काट दें। वो कह रहा है प्रोपोर्शनल टैक्स बताओ क्या होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़े और टैक्स रेट भी बढ़ जाए, कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़े, टैक्स की रेट कम आ जाए, और इनकम कम बढ़ने से टैक्स रेट सेम रहे। इनकम बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस सेम रहे, रिग्रेसिव है। इनकम बढ़ने से टैक्स एक्सपेंस सेम रहेगा ना, तो टैक्स रेट कम हो जाएगा। और मैंने टैक्स सिस्टम को रिलेट करवाया टैक्स रेट से, अमाउंट ऑफ टैक्स से नहीं करवाया। इनकम बढ़े, टैक्स एक्सपेंस सेम रहे, कौन सा सिस्टम है? रिग्रेसिव, क्योंकि रेट तो कम हो जाएगा ना। कह रहा है प्रोपोर्शन बताओ, रेशियो ऑफ टैक्स कलेक्टेड टू इनकम रिसीव्ड इज द सेम एट ऑल इनकम लेवल। कह रहा है जो रेशियो है सेम रहेगी, इनकम बढ़ जाए फिर भी टैक्स रेट वही है, इनकम कम हो जाए फिर भी टैक्स रेट हो, तो यही नहीं है क्या प्रोपोर्शनल टैक्स रेट? अच्छा आगे भी BCD भी पढ़ते हैं। अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स इज कलेक्टेड पर टैक्स ईयर रिगार्डलेस ऑफ टैक्स ईयर इनकम। कैसे होगा? अमाउंट ऑफ टैक्स सेम नहीं होनी चाहिए, रेशियो ऑफ टैक्स सेम होनी चाहिए। ठीक है। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें इनकम बढ़ने से क्या सेम रहे? टैक्स रेट या टैक्स परसेंटेज कह लें या टैक्स रेशियो कह लें। द परसेंटेज ऑफ टैक्स फॉल्स एज इनकम क्लाइम्स, इनकम बढ़े परसेंटेज ऑफ टैक्स कम हो, ये कौन सा सिस्टम है? रिग्रेसिव। अमाउंट ऑफ मनी टेकन इन टैक्स राइजेस एज इनकम फॉल्स। वो कहता है कि जी अगर इनकम कम होती है टैक्स की अमाउंट बढ़ जाती है। नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कौन सा हुआ? रेशियो ऑफ टैक्स सेम रहे जिसमें। ए ऑप्शन करेक्ट। और कोई क्वेश्चन? अमाउंट आगे बस पारेगा आप। मोहसिन pays income tax of rupees 2500 on his earning of rupees 20,000. Danish pays 4,000 income tax on his earning of rupees 32,000. Kinza pays 5,000 income tax on her earning of rupees 40,000. इनकम टैक्स सिस्टम कौन सा है? कैलकुलेट करें। 20,000 पे 2500 कितना परसेंट बना? 20,000 इनकम पे 2500 टैक्स है, कितना टैक्स रेट बना? तो कितने परसेंट बना भाई? 12.5। और अगर 32,000 पे 4,000 टैक्स दे रहे हैं, ये कितना बना? यानी इनकम बढ़ गई है ना, 20 से 32,000 हो गई है, ये भी 12.5। और अगर इनकम 40,000 हो जाए तो सिस्टम कौन सा? इनकम बढ़ने से टैक्स रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोपोर्शनेट। बी ऑप्शन करेक्ट। और क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? सब क्लियर है? ये पक्की बात है? नहीं भाई को नहीं कुछ क्लियर। भैया क्या क्लियर नहीं आपका? सब क्लियर है, सब साफ। ठीक, पूछना मेरा फर्ज था, बताना ना बताना आपकी मर्जी। चलिए कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का गवर्नमेंट इदारों का एक तरह से जो फिस्कल बजट बनता है, ये पब्लिक फाइनेंस।
अथॉरिटीज ही बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या इस चैप्टर में पूरे के पूरे फिस्कल बजट को डिस्कस करना है कि सिर्फ एक साइड को? कौन सी वाली साइड? एक्सपेंडिचर। इनकम साइड को क्यों नहीं डिस्कस करना? पहले पढ़ चुके हैं, शाबाश। एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। हाँ, कुछ बेसिक कंसेप्ट है पब्लिक फाइनेंस के, वो कल हमने पढ़ लिए। फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। भैया फंक्शन ऑफ पब्लिक फाइनेंस जो है ये क्या है? कल नहीं आया था मैं जी। एलोकेटिव फंक्शन है, स्टेबलाइजेशन फंक्शन है, और कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है। एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है? किस सेक्टर में कितना आपने बजट एलोकेट करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूट करना अमीरों से लेके गरीबों पे। और स्टेबलाइजेशन फंक्शन, इकोनॉमी को कैसे स्टेबल किया जाए। और ये किसने बताए थे फंक्शन तीनों? मस्ग्रेव ने, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में था, हमने दोनों कंसेप्ट को रिलेट किया था। हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक, क्या इम्पोर्टेंस है? इक्विटी और टैक्सेशन और प्लानिंग, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स कौन सी होती है? जो आम आवाम के लिए बनाई जाती हैं, जो खास तौर पे किसी बंदे के लिए, जैसा रोड, जैसे पार्क, स्ट्रीट लाइट, मिलिट्री फोर्स। हाँ, मिलिट्री फोर्स किसी एक आदमी की हिफाजत के लिए थोड़ी, पूरे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए है। बिल्कुल ठीक है। इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैंने कल आपको रीडिंग के लिए कहा था कि आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 कॉजेज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसकी रीजन पढ़ के आनी है। कितने स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं? तो हमें ये बता रहा है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखी है लेकिन काम की चीज सिर्फ हेडिंग है। हेडिंग पढ़े आपको पता चल जाता है आगे क्या कंसेप्ट लिखा हुआ है। आपको सारे का सारा रटा लगाने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ हेडिंग रटने वाला चैप्टर है, इसमें कोई टेक्निकल कंसेप्ट भी नहीं है और इसमें याद करने वालों की ज्यादा मटेरियल भी नहीं है। सिर्फ हेडिंग्स को याद कर, नहीं क्वेश्चन आ सकता है, सिलेबस में है क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको तैयार कैसे करना है आपने? सिर्फ हेडिंग्स, ठीक है। बाकी रीडिंग कर लीजिएगा एग्जाम में। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है तो एग्जाम में कंसेप्ट है खुद से लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। अगर बिल्कुल इंग्लिश फारिग है फिर रटा लगा लें, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम रिकमेंड करते हैं कि आप सारे के सारे कंसेप्ट का रटा ना लगाएं, सिर्फ हेडिंग्स का रटा लगाएं, बाकी आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करें। ये आसान, आपकी ज़िंदगी आसान होगी इससे। तो कंसेप्ट ये है कि क्या जितने भी दुनिया में गवर्नमेंट है उन सब के एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़। वो कहता है रीजंस क्या है इनके बढ़ने की रीजंस क्या है? कॉजेज ऑफ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के जो खर्चे बढ़ते हैं हर साल, पिछले साल से ज्यादा ही होते हैं, कभी कम नहीं होते। इनकी रीजंस क्या है? वो हमें रीजन बता रहा है। सबसे पहला, साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। भाई क्या कहना चाह रहा है? भाई कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट को ज्यादा लोगों के लिए खर्च करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक गुड्स ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ते हैं, ज्यादा हॉस्पिटल, ज्यादा स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनाने पड़ते हैं, ज्यादा रोड कंस्ट्रक्ट करना पड़ती है, ज्यादा डैम बनाने पड़ते हैं। इसीलिए हर साल पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। क्यों? हर साल पॉपुलेशन भी तो बढ़ जाती है, इसलिए। वॉर एंड नेशनल डिफेंस कहता है अगर किसी मुल्क को अपने हमसाये मुल्क से खतरा है जंग का, उसका भी हर साल एक्सपेंस बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हर साल उन्होंने अपने डिफेंस पे अच्छा खासा बजट लगाना होगा। जैसे किसकी मिसाल दे रहा है? पाकिस्तान इंडिया की, या शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया, ईरान अमेरिका। अच्छा चलिए, तो ये वार एंड नेशनल डिफेंस, अगर सिक्योरिटी थ्रेट हो तो फिर इन साइड की वजह से, मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की वजह से एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। फिर वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी,
कह रहा है दुनिया में आजकल वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी जो है वो प्रमोट हो रही है। वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी क्या है कि गवर्नमेंट को सारे अवाम की वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेने हैं। एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एजुकेशन हेल्थ पर सर्विसेज प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। अपने सारे सिटीजन्स को खाने पीने की, रहाइश की सहूलियात मुहैया करना ये गवर्नमेंट। वेलफेयर स्टेट में सारी की सारी जिम्मेदारी जो कि वालिदैन की होती है वो सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट एज्यूम करती है, स्टेट एक्सेप्ट करती है वेलफेयर स्टेट में। तो कहते हैं अगर वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है किसी कंट्री में तो वो कंट्री चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को, उसका हर साल का बजट भी इस आइडियोलॉजी की वजह से बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर साल गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तो करने हैं, और आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करनी पड़ती है, उसके लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट जितनी ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करेगी उसके एक्सपेंडिचर उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इंक्रीज इन एबिलिटी टू टैक्स, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा सकती है तो बताइए लगाएगी कि नहीं? जब ज़्यादा टैक्स लगाएगी तो खर्चे भी ज़्यादा करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो अगर एबिलिटी टू टैक्स ज़्यादा हो, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगा सके तो वो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा करेगी, इंक्रीज। डेट सर्विसिंग, ऐसी गवर्नमेंट जिसने फॉरेन लोन लिए हुए हैं, जिसने लोन लिया, क्या गवर्नमेंट कोई लोन ले सकती है? बिल्कुल, वो इनसाइड द कंट्री भी ले सकती है, आउटसाइड द कंट्री। तो जिस गवर्नमेंट ने ज़्यादा लोन लिए होंगे, डेट सर्विसिंग का मतलब ये है उन डेट्स पे इंटरेस्ट भी तो रीपे करना है। तो डेट सर्विसिंग कॉस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ऐसी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं। किस गवर्नमेंट के? जिसने ज़्यादा लोन लिया होगा। क्यों? क्योंकि डेट सर्विस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करना होता है ऐसी गवर्नमेंट में। एक्सपेंशन इन सोशल सर्विसेज, ये कंसेप्ट मिलता जुलता है तकरीबन वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी से, कि अगर सोशल सर्विसेज में गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने आवाम को, उसके एक्सपेंडिचर इंक्रीज होंगे। राइज इन प्राइस लेवल, पर चीज़ों के कीमतें बढ़ने से भी गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो चीज़ें खरीदनी है, अस्पताल बनाने हैं, जो सीमेंट गारा मिट्टी जो भी लगानी पड़े, ईंटें वगैरह टाइलें वगैरह, वो सारी की सारी ज़ाहिर है मार्केट से परचेज करेगी। तो प्राइस लेवल बढ़ने से गवर्नमेंट के खर्चे भी बढ़ते हैं। हमारे तो खर्चे बढ़ते ही बढ़ते हैं, गवर्नमेंट के भी बढ़ते हैं। बताइए, ये समझ आया कंसेप्ट? कोई टेक्निकल चीज़ थी इसमें? वो हेडिंग पढ़े सारा कुछ खुद समझ लग जाती है क्या आगे लिखना क्या है। ये कंसेप्ट क्या पढ़ा हमने कि गवर्नमेंट के खर्चे हर साल बढ़ते क्यों रहते हैं? ठीक है, किस वजह से बढ़ते रहते हैं? आबादी बढ़ने की वजह, पॉपुलेशन इंक्रीज की वजह से, और वार एंड डिफेंस में ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, और लोन लिया हुआ है डिफेंस, ये डेट सर्विसिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी है, सब्सिडीज प्रोवाइड करनी होती है, शाबाश। एक्सपेंशन ऑफ सोशल प्रोजेक्ट्स, भाई जितने ज़्यादा ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है या इस तरह के दूसरे प्रोग्राम जितने ज़्यादा आप चलाएंगे खर्चे तो उतने बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, रोल ऑफ एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्री, रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपिंग कंट्री। भाई ये कंसेप्ट हमने पढ़ने लिया था पब्लिक फाइनेंस के साथ। रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर उधर पब्लिक फाइनेंस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में नहीं पढ़ा था? नहीं, वो कंसेप्ट डिफरेंट था। वो क्या कंसेप्ट था? वो था इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये क्या है? रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। दोनों में फर्क है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में 4 पॉइंट्स है सिर्फ। कौन कौन से? इक्विटी वाला, टैक्स सिस्टम वाला, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स वाला, प्लानिंग वाला, बिल्कुल इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ पे क्या है? रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डेवलपिंग कंट्री यानी पाकिस्तान की तरह की कंट्री, उसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का कोई रोल है
क्या पाकिस्तान की तरक्की में पब्लिक एक्सपेंडिचर का कोई रोल है? पाकिस्तान की इकोनॉमी में पब्लिक एक्सपेंडिचर का कोई रोल है? क्या रोल है? अब कहते सर बहुत अहम रोल है। कहता है गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर यूज कर सकती है किस लिए? रिसेशन में प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। भाई वो कैसे? रिसेशन गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को यूज कर सकती है कैसे? रिसेशन में प्रोडक्शन, गवर्नमेंट कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगी? टैक्स नहीं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, इससे आउटपुट बढ़ जाएगी। पढ़ा नहीं था मैक्रो इक्विलिब्रियम में? कुछ नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था ना? ये जी हमारी क्लास का है भी कि नहीं? ना कोई एमसीक्यू इसको आता था ना कंसेप्ट आता। ये कहाँ से आया? नहीं मैं तो इसको पहले कभी देखा ही नहीं। भाई किधर है जी? नेक्स्ट, टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर कर सकते? भैया आप बताइए, गवर्नमेंट कैसे खर्चे करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंश्योर कर सकती है? और भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर होगी? और कैसे होगी? गवर्नमेंट क्या करेगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी? क्या करेगी? और गवर्नमेंट गरीबों पे पैसा लगाएगी, अमीरों से पैसे लेके कहाँ लगाएगी? कैसे लगाएगी? कौन सा? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सब्सिडी देने के लिए, सब्सिडी देकर। और कौन सा प्रोग्राम? और कोई प्रोग्राम है जो चल रहा है जिसमें गरीबों को पैसे? नौजवान प्रोग्राम, उसमें क्या करते हैं? कर्जा देते हैं। हाँ सेहत कार्ड, शाबाश, बिल्कुल। हाँ लैपटॉप वाला वो भी एग्जाम्पल है, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, वरना तो सिर्फ अमीरों के पास लैपटॉप होते थे ना, है ना? अब तो सबके पास है। अब मेरे पास अपना आजादी खरीदा हुआ है, गवर्नमेंट का नहीं है। इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर का रोल है? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर को सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है? कैसे? स्कूल हॉस्पिटल बना के सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब गवर्नमेंट का ये भी बड़ा मसला होता है क्या कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो शहरों में, जो हमारे गांव में देहाती हजरात हैं, वो चूंकि शहरों में जॉब के, नौकरी के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वो शहर की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो। जैसे आप देखें जो पाकिस्तान के 3-4 बड़े बड़े शहर हैं, इन्हीं में तकरीबन पूरे पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो यहीं पे है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि इन शहरों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो गवर्नमेंट को चाहिए रीजनल बैलेंस ग्रोथ रखे पूरे रीजनल बैलेंस। रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है? शहरों में भी और गाँव में भी तरक्की के मौके हों, मुलाजमत के मौके हों। अब गवर्नमेंट ज़ाहिर है कैसे कर सकते हैं ये काम? गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के जरिए से एक्सपेंडिचर वगैरह खर्च करके गवर्नमेंट कोई अपने स्कूल वगैरह उधर ओपन कर दे ताकि उन्हें दूर दराज शहरों में पढ़ने के लिए ना आना पड़े। हॉस्पिटल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, कुछ फैक्ट्रीज बना ले अपनी, ताकि लोकल जो लोग हैं वो शहर की तरफ मूव ना करें, बल्कि वहीं पे उनको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की। ये है बैलेंस रीजनल ग्रोथ। फिर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। क्या गवर्नमेंट अपने खर्चों को यूज कर सकती है किस लिए? इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों की डेवलपमेंट के लिए। पाकिस्तान बताइए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है या इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री? एग्रीकल्चर। तो बताइए क्या गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करने? क्या किसानों को सब्सिडी पर, एक तो बिजली पे सब्सिडी दे रहे हैं उनको, और दूसरा उनको आसान शराइत पे ट्रैक्टर भी मुहैया कर रहे हैं।
और फिर बीज वगैरह पे भी सब्सिडी, और उनको कर्जे भी दे रहे हैं। ठीक है जी, ज़राई तरक्याती बैंक, हाँ बिल्कुल। उसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी है। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर, दोनों के लिए गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, खर्च कर रही है ताकि ये इंडस्ट्री प्रमोट हो। फिर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, किस लिए? ताकि पाकिस्तान के नीचे जो ज़खायर हैं, कुदरती ज़खायर, उनसे इस्तेफादा किया जा सके। भाई किस चीज़ के कुदरती ज़खायर हैं? ऑयल, गैस, कोयला, सोना, चांदी, हीरे, यूरेनियम, जो मर्जी बोलते जाएं, हमने कौन सा जमीन खोद के देखना है कि नहीं है, सारा कुछ ठीक है। सब्सिडीज एंड ग्रांट्स, क्या सब्सिडियां ग्रांट भी दी जाती है? खास तौर पे उन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट करती हैं। किन कंपनीज को सब्सिडियां ग्रांट दी जाती है? एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। क्लियर हो गया? हमारी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस सेक्टर की है? एग्रीकल्चर की। भाई आलू तो, टमाटर तो हम इंडिया से मंगवाते हैं, एग्रीकल्चर की कौन सी एक्सपोर्ट हो गई? मेरा ख्याल है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की है। वैसे चावल भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से इंडिया, और फिर इंडिया वाले पैकिंग चेक करके अपने नाम से दुबई में, मिडल ईस्ट में। बहरहाल चला भाई, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई था टेक्निकल कंसेप्ट? ये चैप्टर 10 में कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ रड्डे वाला चैप्टर है। ठीक, हाँ इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? कंसेप्ट ये थोड़ा सा टेक्निकल है, छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। फिस्कल बजट, फिस्कल बजट क्या होता है भला? गवर्नमेंट का इनका एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड। पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा काम फिस्कल बजट ही बनाना होता है। पब्लिक फाइनेंस समझते हैं ना, गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड, यही पढ़ा था ना। तो पब्लिक फाइनेंस का सबसे बड़ा काम क्या होता है? फिस्कल बजट बनाना। हाँ, प्रोविंशियल बजट भी पब्लिक फाइनेंस में आते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के, वो नहीं हम पढ़ेंगे, सिर्फ फिस्कल बजट का कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पूरे पाकिस्तान का बजट बन रहा है। क्या कह रहा है? डेफिनेशन होता क्या है? ये कह रहा है ये स्टेटमेंट है, एस्टिमेट, एक्चुअल नहीं। इसका मतलब है ये आने वाले साल के लिए बनता है बजट, गुजरे साल के लिए नहीं। ये एस्टिमेटेड है किसका? रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट का, ड्यूरिंग ए पीरियड, एक साल का पीरियड, नॉर्मली एक साल होता है। फिस्कल बजट किस चीज का नाम है? गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। किस लिए बनाया जाता है? टू कीप चेक ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कहीं बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर रही, पता चले गवर्नमेंट ने इस साल किस किस जगह पे कितने पैसे लगाने हैं, किस किस प्रोजेक्ट पे। डैम के लिए कितने पैसे रखने हैं हमने, हाईवे बनाने के लिए, मोटरवे, मेट्रो के लिए कितने पैसे रखने हैं, कोई नया स्कूल कॉलेज बनाना है कि नहीं, उसके लिए कितने पैसे रखने हैं, रोड्स के लिए, ये सारी चीजें। टू इंश्योर दैट मनी इज स्पेंड विच इज लाइकली टू अचीव, ये इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ वही पैसे खर्च करे गवर्नमेंट जो कि वो रिसीव करेगी। ये ना हो रिसीव करना हो टैक्स रेवेन्यू, इनकम कहाँ से आएगी? टैक्स कलेक्शन हो 700 मिलियन की, एक्सपेंडिचर 1200 मिलियन का कर दे। ऐसे थोड़ी होना चाहिए, होना नहीं चाहिए ऐसे। तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, वैसे लाजमी भी नहीं है कि गवर्नमेंट जितना टैक्स रेवेन्यू आएगा उसके अंदर अंदर रह के खर्चे करे। आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी लेती है। गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा अहम होता है आवाम को पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना। तो मे भी शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट 2-4 साल के लिए अपने रेवेन्यू जितना कलेक्ट होगा उससे ज़्यादा खर्च करे, लेकिन ये 2-4 साल के लिए तो चल सकता है, लॉन्ग टर्म में ये अप्रोच नहीं चल सकती। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के अंदर अंदर रह के ही खर्चे करने चाहिए। अगर रेवेन्यू कम है तो ना बड़े प्रोजेक्ट लगाए।
ये यूजेज या ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए, डेफिनेशन समझ आ गई फिस्कल बजट की। यूजेज या ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट को चेक रखने के लिए गवर्नमेंट में, और ये इंश्योर करने के लिए कि जो पैसे, जितने पैसे रिसीव होने हैं उतने की प्रोजेक्ट लगाए जाए। फिर बताइए, क्या पाकिस्तान जैसी गवर्नमेंट का फिस्कल बजट आपके ख्याल में सरप्लस में होगा, बैलेंस होगा कि डेफिसिट में? डेफिसिट में होगा, ठीक है। वैसे मैंने देखा तो नहीं एक्चुअली, लेकिन एक जगह पे पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में कितने साल हो गए, बता, सिर्फ 2 सालों में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान का फिस्कल बजट सरप्लस में था, वरना हमेशा जो पाकिस्तान का फिस्कल बजट है वो डेफिसिट में ही रहा। बहरहाल चले अब आते हैं डेफिसिट। डेफिसिट में आ गया, इसको कैसे कवर किया जाए, कैसे डील किया जाए? वो कहते हैं दो अप्रोचेज। अब दोनों लफ्जों में जरा फर्क देखिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। अगर डेफिसिट आ गया, फिस्कल डेफिसिट, कैसे डील करें? सरप्लस के बारे में नहीं बता रहा, सरप्लस मसला होता ही नहीं है, ठीक। असल मसला होता है डेफिसिट का। डेफिसिट को कैसे डील किया जाए? कहता है 2 तरीकों से डील कर सकते हैं। डेफिसिट को फाइनेंस भी कर सकते हैं, करेक्ट भी कर सकते हैं। एक कंसेप्ट है फाइनेंसिंग द डेफिसिट, एक कंसेप्ट है करेक्टिंग द डेफिसिट। जैसे फर्ज कीजिए, अगर हम अपने घर का बजट बना रहे हैं और हमें पता चला है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन, जितना डेफिसिट आ रहा है हम साई से उधार मांग ले, जहां काम कर रहे हैं बैंक से उधार मांग ले, उधार मांग के दोनों को बैलेंस कर दे। इसको क्या कहते हैं? फाइनेंसिंग द डेफिसिट। और गवर्नमेंट अगर फाइनेंसिंग करे, फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? टू पे फॉर डेफिसिट। कैसे पे किया जाए? बोरिंग के जरिए से। अच्छा, बोरिंग कैसे की जा सकती है? गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करे। गवर्नमेंट बोरिंग करे किससे? लोकल बैंक से भी, फॉरेन बैंक्स या अथॉरिटी से भी। फॉर लोकल में किससे? स्टेट कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट हम आवाम से भी लोन ले सकती है। ये जो ये बॉन्ड्स वगैरह इशू करके, टी बिल्स इशू करके, ये जो प्राइस बॉन्ड मिल रहे होते हैं ना, आपने देखे होंगे, ये असल में गवर्नमेंट ने हम आवाम से पैसे लिए हुए हैं। ये एक एग्जांपल है। टी बिल्स भी इसी तरह के होते हैं कि गवर्नमेंट ने हम आवाम से उधार ले, भाई पैसे अपने पास ले और हमें ये कागज दे दिया, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट का एक तरीकाकार है आवाम से। तो गवर्नमेंट, इसका मतलब है उधार ले सकती है, बोरोइंग किस किस से? आवाम से भी। कैसे? बॉन्ड्स, टी बिल्स इशू करके, प्राइस बॉन्ड वगैरह। और गवर्नमेंट किससे? बैंक से भी, लोकल बैंक से, स्टेट बैंक से, कमर्शियल बैंक से। और किससे बोरोइंग कर सकती है? फॉरेन बैंक से, IMF, वर्ल्ड बैंक। फॉरेन गवर्नमेंट से, जापान से ले लिया। यानी गवर्नमेंट को जहां पे हाथ लगे गवर्नमेंट बोरिंग कर। किस लिए गवर्नमेंट बोरो करती है? डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए। एक है कंसेप्ट फाइनेंसिंग द डेफिसिट। एक दूसरा भी कंसेप्ट है, क्या? कि देखें डेफिसिट कैसे राइज होता है? रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। कहता है एक तो ये है कि शॉर्टफॉल, जितना फर्क है उधार ले लो। एक दूसरा तरीका भी है, क्या? टैक्स बढ़ा दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो। यानी वो जो लोगों की जरूरियात पे, लोगों को सहूलियात मुहैया हो रही थी, वो कम कर दो और टैक्स बढ़ा दो। भाई ये भी तो एक तरीका है, इससे भी बैलेंस हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं भला? इसको फाइनेंसिंग द डेफिसिट नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? करेक्टिंग द डेफिसिट को रिड्यूस किया जाए। कैसे रिड्यूस किया जाए? टैक्सेस को बढ़ा के और एक्सपेंडिचर को कम करके। हाँ, इसीलिए आपने घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अवाम बड़ी जल्दी घबरा जाती है, ठीक है। भाई जाहिर है जब टैक्स बढ़ेगा, लेकिन आप खुद बताएं कि एक, वैसे कोई पॉलिटिकल मैं नहीं बात कर रहा, वैसे मिसाल इकोनॉमिक्स समझा रहा हूं। आपने कंसेप्ट को लेना है इकोनॉमिक्स के सेंस में। एक गवर्नमेंट की अप्रोच है ये, एक गवर्नमेंट की अप्रोच है ये। लॉन्ग टर्म के मुताबिक
आपके ख्याल में कौन सी अप्रोच बेहतर है, फाइनेंसिंग द डेफिसिट या करेक्टिंग द डेफिसिट? करेक्टिंग द डेफिसिट। लेकिन इसमें पता क्या होता है, टैक्स ज्यादा। पिछले साल दो साल पहले हमारा जो सैलरी पे टैक्स लगता था ना, वो जितना था इस साल उससे 3 गुना ज्यादा है। तो जब भी सैलरी मिलती है, पिछली गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा याद तो आती है, लेकिन फिर हम सोचते हैं क्या नहीं। ठीक है, हाँ। अच्छा, पिछली गवर्नमेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग, वैसे आपको बात बता दूं, उनका 5 साल का टेन्योर था ना, 4 साल टका के उन्होंने भी टैक्स लिया था। आखिरी साल में टैक्स की परसेंटेज कम कर दी थी, ठीक है, ताकि हम उनको वोट दें। ठीक है, हाँ। 12 नहीं, वैसे बता रहा हूँ, 12 गवर्नमेंट की पॉलिसी, जाहिर है वो गवर्नमेंट बहुत से फैक्टर्स को अपने सामने रख के डिसाइड करती है। तो अहम चीज क्या है, फाइनेंसिंग द डेफिसिट और करेक्टिंग द डेफिसिट, इन दोनों में फर्क समझ आ गया आपको क्या है? चलिए, इकोनॉमिस्ट कहते हैं शॉर्ट टर्म में फाइनेंसिंग द डेफिसिट चल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह अप्रोच नहीं चल सकती, आपको अल्टीमेटली करेक्टिंग द डेफिसिट की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए, आज के लेक्चर में जो टेक्निकल कंसेप्ट हमने सीखा, बाकी सारे इतने हेडिंग याद की, समझ आ जाता क्या लिखा हुआ है, एक दफा रीडिंग कर लें क्लियर हो जाता है। जो टेक्निकल कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने सीखा, वो फाइनेंसिंग द डेफिसिट और करेक्टिंग द डेफिसिट का डिफरेंस था। क्लियर हो गया? चलिए, ये हमारा चैप्टर 10 जो था ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर 11 जो है वो इंशाल्लाह हम कल रीडिंग कर लीजिएगा, कोई अगर इशू हुआ तो कल डिस्कस करेंगे, और फिर कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 11 भी स्टार्ट करेंगे।